गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर इज़ फेडरलिज्म। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है बेटा पॉलिटिकल का, तो सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है? सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। तो इसे देखिए हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे कहा जाता है बेटा संघवाद। तो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ओरली समझा रही हूँ ताकि आपको आगे समझने में प्रॉब्लम न आए। तो वैसे तो देखिए बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है, और जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ये उसका टच इसके अंदर भी आ रहा है, तो इससे क्या है आपको और भी ज़्यादा इजी लगेगा। और मैं आपको इसको क्या है और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, तो देखिए बेटा संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? तो जो प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि उसके अंदर हमने दो कंट्रीज़ थी, बेल्जियम और श्रीलंका। हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। तो उन दोनों के अंदर यही बताया गया था कि जो ये दोनों ही छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, दोनों के अंदर सेम प्रॉब्लम चल रही थी। बट जो बेल्जियम था उसने क्या है समझदारी से काम लिया, और उसकी कंट्री के अंदर क्या है कोई भी वार होने से वो बच गया। बट जो श्रीलंका था उसके अंदर क्या है सिर्फ वहाँ पर वही एक प्रॉब्लम आ रही थी दोनों के अंदर, कि दोनों के अंदर वो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही थी, लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। तो लेकिन श्रीलंका के अंदर क्या है इसी चीज़ को लेकर सिविल वार छिड़ गया था, सिविल वार हो गया था। तो अब ये तो देखिए बेटा छोटे छोटे कंट्रीज़ थी दोनों, इन छोटी छोटी कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है। बट अगर यही सब कुछ एक बड़े देश के अंदर हो, अब एग्जांपल के लिए देखो हम और किसी कंट्री का नाम क्यों लें, हम तो अपने इंडिया का नाम ही लेंगे। तो हमारा जो भारत है वो क्या है बेटा बहुत वेरी लार्ज कंट्री। तो इसके अंदर क्या है आप सभी को पता है बहुत सारे लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक जो है यहाँ पे लैंग्वेज के, तो उसके अंदर उसमें कितनी आती है टोटल 22 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है शामिल किया गया है। अब वहाँ तो देखिए बेटा थ्री लैंग्वेज थी, 3 लैंग्वेज ही किसमें थी? बेल्जियम में थी, 3 लैंग्वेज ही श्रीलंका में। लेकिन फिर भी मतलब वो 3 लैंग्वेज के ऊपर लेकर ही वहाँ पर क्या सिविल वार हो गया था। बट हमारे इंडिया के अंदर देखिए भारत इतना बड़ा देश है, इसके अंदर इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, तो नेचुरल सी बात है इतने बड़े देश के अंदर जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो निकल कर आना, वो उभरना एक नॉर्मल सी बात है। तो वही सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो पावर शेयरिंग हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो उसके अंदर उससे रिलेटेड ही ये वाला चैप्टर है। तो फेडरलिज्म के अंदर यही बताया गया है बेटा, फेडरलिज्म क्या होता है, जहाँ पर हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था कई कंट्रीज़ ऐसी जहाँ पर सिर्फ जो सारी जो पावर होती है वो सिर्फ एक जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। बट जो बड़ा देश होता है उसके अंदर क्या बेटा सारी पावर एक ही गवर्नमेंट का इस ओनली वन ऑर्गन के पास होना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे इंडिया जैसे बड़े देश के अंदर क्या है अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग मतलब जैसे इसमें अलग अलग जो गवर्नमेंट है उसके अलग अलग लेवल्स के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग लेवल के अंदर डिवाइड करने के बाद ही इतना बड़ा जो देश है वो स्मूथली रन कर रहा है, चल रहा है। तो उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा, और फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ फेडरलिज्म। ये अब हम बार बार हम फेडरलिज्म तो ये है क्या, फेडरलिज्म क्या है, तो हम इसके अंदर हम फेडरलिज्म के बारे में ही डिस्कस करते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो क्या है। तो देखिए फेडरलिज्म क्या होता है बेटा, जैसा हमने पिछले चैप्टर के अंदर किसके बारे में पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने यही देखा था कि जो बेल्जियम था उसकी जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ की जो सारी पावर थी वो किसको दी गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की साइड से। जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी जो बेल्जियम थी वहाँ की जो सारी पावर थी बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ रीजनल गवर्नमेंट को भी वहाँ पर क्या है पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। तो इससे क्या है सबको अपने अलग अलग पावर मिलने के बाद अपने अपने अलग अलग रोल्स और अलग अलग पावर दे दी गई थी। हर सरकार क्या है अपने तरीके से कार्य को कर रही थी। लेकिन जो इसके अपोजिट जो श्रीलंका था, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, श्रीलंका के अंदर सिर्फ जो जितनी भी पावर थी वो क्या है वहाँ पर सारी पावर एक ही के हाथ में थी। तो इससे क्या है वहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई थी, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहाँ पर सिविल वार छिड़ गया था। तो देखिए बेटा फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म अब इसको ध्यान से सुनिए। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent
कॉन्टिनेंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो देखिए ये हम एग्जांपल हमारे इंडिया के ऊपर बिल्कुल ठीक आता है। तो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म सरकार का एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर पावर को सब अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किस किस के बीच में? सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में। तो यानी कि जैसे कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो सबके पास क्या है? अपनी अपनी। कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास है। तो जिसका जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग क्या है? वो अपने एरिया को स्मूथली रन करता है, चलाता है। एंड फेडरलिज्म फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके अंदर देखिए फेडरेशन के अंदर 2 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। कौन कौन से? देखिए बेटा, 1 इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर पूरा देश आता है। और इसके अंदर क्या है? नेशन से रिलेटेड, नेशन के इंटरेस्ट के लिए नेशन से रिलेटेड क्या है? उसके अंदर सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स उसमें डाले जाते हैं कि ये कार्य, ये फंक्शन इसे करना है। और जो दूसरा लेवल, जो इसका दूसरा पार्ट होता है, अदर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ स्टेट। और दूसरा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मतलब जितने, जैसा हमारे इंडिया के अंदर क्या है? 28 स्टेट्स हैं। तो 28 स्टेट्स की क्या है? सबकी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट क्या है? अपने अपने स्टेट को देखता है, वहाँ पर जो जो कार्य होते हैं वो उनको, उन फंक्शंस को स्मूथली पूरा करता है। तो इस प्रकार से क्या है? जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जब पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो उसे ही बेटा क्या कहा जाता है? उसे ही फेडरलिज्म कहा जाता है, उसे संघवाद कहा जाता है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए बेटा पूरा आपको ये मैप दिखाया गया है इसके अंदर। अब आगे देखिए इस प्रकार से जो इसके अंदर आगे क्या बताया गया? इस इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स। और इस प्रकार से जो संघीय, यानी कि यूनिटरी होता है बेटा, संघीय, संघवाद जिसे कहा गया है, संघीय जो इस फेडरेशंस हैं, यानी कि जो संघ व्यवस्था है या संघवाद है, वह यूनिटरी गवर्नमेंट से बिल्कुल कंट्रास्ट है, मतलब बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है। मीन्स कहने का क्या है बेटा? देखिए यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? जो पावर्स होती हैं वो सारी सिर्फ एक के पास होती है, 1 लेवल होता है उसमें गवर्नमेंट का। बट जो फेडरेशन होता है उसके अंदर क्या है? एक से ज़्यादा लेवल होते हैं। देखिए इसमें दिया भी गया है, ध्यान से देखिए बेटा। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट होती है। इसके अंदर सब गवर्नमेंट या सेंट्रल, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट वगैरह कुछ नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ सारी पावर किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। बट इन फेडरल सिस्टम, अब देखिए फेडरल सिस्टम में क्या होता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। बट जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, सिस्टम होता है, उसमें क्या होती है? जो पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी कार्य करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि क्या है? वो आपस में मिलकर डिस्कस तो कर सकते हैं, बट वो उसके ऊपर अपनी ज़बरदस्ती थोप नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर क्या है? फेडरल सिस्टम होता है और पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। ओके बेटा, समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अब देखिए जो फेडरलिज्म है उसके कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसकी। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये तो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो फेडरलिज्म होती है उसके अंदर क्या है? सरकार का एक रूप नहीं होता, उसमें 1, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं। ओके बेटा, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। अब यहाँ पर क्या, अलग अलग प्रकार की जो गवर्नमेंट हैं वो क्या है? अलग अलग लेवल जो है वो सेम सिटीजन्स के ऊपर गवर्न करते हैं, मतलब शासन करते हैं। बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए वो सबके वो मतलब जो शासन कर रहे हैं वो तो सिटीजन तो सेम है, वो हर मतलब पीपल के ऊपर सेम लोगों के ऊपर वो गवर्न कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। लेकिन उनका जो अधिकार क्षेत्र है, वो जुडिक्शन है, वो क्या है? अलग अलग मैटर के ऊपर अलग अलग है। जैसे अलग अलग मैटर में क्या आता है बेटा? जैसे लेजिस्लेशन यानी कि कानून बनाना,
टैक्सेशन, टैक्स लेना, कर वसूलना, और एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य उसका क्या है, वो अलग अलग अपना जुडिक्शन होता है। पीपल तो सेम है बट उसका अपने निर्णय जो डिसीजंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, द जुडिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके जो हर गवर्नमेंट के जो हर टीयर के हर गवर्नमेंट के जो उनके जुडिक्शंस हैं, यानी कि उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली स्पेसिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए हर सबको अपने संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग क्लियरली इसमें बताया गया है, स्पेसिफाई किया गया है। तो संविधान के अंदर जो इसके एक जो भी लेवल के अकॉर्डिंग किसी भी लेवल की किसी भी टीयर की क्या है सरकार को अकेले सिंगल को नहीं बदल सकता, उसमें चेंजमेंट नहीं बदलाव हो सकता है। अगर चेंजमेंट होगा तो दोनों लेवल का होगा, अदरवाइज चेंजमेंट नहीं होगा। बोथ लेवल्स पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, जो अदालत होती है बेटा, जो कोर्ट होती हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो अदालत होती है, अदालत को मतलब संविधान, और अलग अलग लेवल की जो सरकार हैं उनके अधिकार की का मतलब उनकी पावर्स को क्या है डिस्क्रिप्शन करने का, उनकी व्याख्या करने का पूरा उनके पास पावर होती है, पूरा अधिकार होता है। अगर कहने का अभिप्राय है कि अगर अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट होती हैं उनके बीच में अगर कोई किसी टॉपिक को पर किसी भी मैटर को लेकर के विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर जो तो उस कंडीशन के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट होता है उसका मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो क्या है, मतलब हाई कोर्ट के अंदर जो फैसला लिया जाता है वही क्या है माना जाता है, और किसी फैसले को नहीं माना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियली एंटोनॉमी। इसके अंदर देखिए इस पॉइंट में क्या बताया गया बेटा, जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो अलग अलग लेवल के लिए जो सरकार के लिए क्या है, जो अलग अलग उन्हें फंड प्राप्त होता है, जिस एरिया से उन्हें फंड प्राप्त होता है वो क्या है पहले से ही क्या है फिक्स कर दिए गए हैं कि आपको भाई इस एरिया से उसको इतना फंड देना है, इस एरिया को क्या है उस लेवल की सरकार को फंड देना है। वहाँ पर क्या है किसी भी प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं रह जाती है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, सेवन पॉइंट देखिए, सेवन पॉइंट में क्या बताया गया है, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए जो फेडरल सिस्टम है उसके दो ऑब्जेक्टिव्स, डबल उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, फर्स्ट क्या है कि देश की सुरक्षा करना, उसे आगे बढ़ाना, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी एंड देयर फॉर टू एस्पेक्ट्स, और जो दूसरा है वो क्या है इसके साथ ही जो क्षेत्रीय रीजनल जो विविधताएं हैं उनका भी पूरा रिस्पेक्ट करना, उनकी पूरी सम्मान करना। तो इस प्रकार से जो इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस प्रकार से अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है वो क्या है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स है वो उसके जो पावर शेयरिंग की जो मैटर है वो क्या है हर लेवल की जो सरकार है वो उसे बखूबी सही तरीके से उसे अच्छे तरीके से उसे आगे करती है। एंड फेडरल सिस्टम, और जो अच्छा फेडरल सिस्टम होता है बोथ एस्पेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और देखिए बेटा जो अच्छा फेडरल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या है दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मेन फोकस किया जाता है। क्या क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि आपस में क्या है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और एक साथ रहने के ऊपर हमारी आपस में क्या सहमति होनी चाहिए। ओके, आगे देखिए बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत इजी है, ध्यान से समझना इसको। अब देखिए बेटा, एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर।
अब देखिए इसमें क्या बताया गया बेटा कि ये तो हमने पढ़ लिया है कि जो क्या नाम है, ये गवर्नमेंट है वो 2 लेवल के ऊपर है यहाँ पर, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो एग्जैक्ट बैलेंस होता है ये किस चीज़ के ऊपर, मतलब जो फेडरल सिस्टम है वो उसके अंदर एक चीज़ और कि आपस में क्या है, एक दूसरे की, हमने अभी पढ़ा था, विश्वास होना चाहिए, साथ रहने की क्या है, एक दूसरे के साथ रहने के ऊपर सहमति होनी चाहिए। तो जो इसका हर उसके अंदर क्या है, इसका अलग अलग तरीका होता है, इसको फेडरेशन का भी क्या है अलग अलग तरीका होता है। तो ये जो बैलेंस होता है डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। तो जो ये बैलेंस होता है किस पे डिपेंड करता है, वो उसके इतिहास के ऊपर, उसकी हिस्ट्री के ऊपर कि किस तरीके से फेडरेशन को तैयार किया गया था। एंड देयर आर 2 रूट्स, काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। अब देखिए 2 तरीक़ों से फेडरेशन को तैयार किया गया था। फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनियन। जो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स से राज्य थे वो क्या है, एक दूसरे के पास साथ आ गए, मतलब मिल गए, और सभी ने मिलकर क्या एक बहुत बड़ी यूनिट तैयार कर दी। मतलब छोटे छोटे जो राज्य थे वो मिलकर उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेट तैयार कर दिया। एंड दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर क्या है बेटा, जो अलग अलग देश हैं वो सारे मिलकर क्या है, इन्होंने सारे इकट्ठे हो गए और इन्होंने मिलकर क्या है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इन्होंने मिलकर एक बड़ी फेडरेशन तैयार की। तो इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अब देखिए इसका जो सेकंड कैटेगरी थी, जो सेकंड रूट था वो क्या था, सेकंड तरीका क्या इसके अंदर अपनाया गया। सेकंड रूट के अंदर देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट के अंदर, एंड दी सेकंड रूट इज, सेकंड रूट क्या था, सेकंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। अब इसके अंदर क्या था बेटा, एक जो बहुत बड़ा जो देश है उसके अंदर क्या है, जो पावर्स हैं वो क्या है, हर छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं उनके अंदर क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं। एंड द नेशनल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा भारत, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ये इसके इस टाइप की, जो इनको क्या कहा गया, होल्डिंग टुगेदर। इस प्रकार की फेडरेशन को क्या कहा गया है, होल्डिंग टुगेदर। एक बार फिर से बैक वाला देखिए बेटा, जो जिसके अंदर बड़े बड़े कंट्रीज शामिल थे उसको क्या कहा गया था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसको ध्यान रखना बेटा, इसको कहा गया था कमिंग टुगेदर, जिसके अंदर पूरे बड़े बड़े देश शामिल हो गए थे। और जो दूसरा आता है, जो नेक्स्ट आता है, ये तो था कमिंग टुगेदर, और जो नेक्स्ट जो हमारे भारत के अंदर है उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है होल्डिंग टुगेदर। इसे होल्डिंग टुगेदर का नाम दिया गया है। ये आपको दोनों पॉइंट्स अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ओके बेटा, ये पूरा पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, व्हाट मेक्स इंडिया, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखिए क्या बताया गया है कि जो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, की भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था है, भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था या भारत के अंदर जो फेडरल सिस्टम बनाया गया है, वो भारत का जो फेडरल सिस्टम वो किस प्रकार का है। तो अब हम इसको ना इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमें पता लग गया है कि भारत के अंदर फेडरल सिस्टम किस प्रकार के, चलो आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है। तो इसके अंदर देखिए, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था बेटा, बेल्जियम और श्रीलंका, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, इन दोनों क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या डाइवर्सिटी थी। तो यहाँ पर तो बेटा इतनी डाइवर्सिटी थी ही नहीं, सिर्फ 3 और 4 लैंग्वेज के ऊपर ही यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही थी। लेकिन जब इंडिया जैसी जो वास्ट कंट्री है उसके अंदर क्या होगा, जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी क्या है रीजन्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, तो उस ऐसे कंट्री के अंदर क्या होगा। तो ऐसे कंट्री को देखिए बेटा, आगे हम चलते हैं ऐसे कंट्री के साथ क्या होता है। तो यहाँ पर जो पावर्स होते हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेकर चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्टिंग करते हैं। ये हम सभी को पता है बेटा, जो हमारा देश आज़ाद हुआ बहुत ही बुरी कंडीशन से निकलकर, मतलब लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया के ऊपर कब्जा रखा था और 200 साल तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे। उसके बाद हमें आज़ादी मिली थी, और जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ाद होने के बाद सेवरल प्रिंसेस स्टेट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कंट्री। अब आज़ाद होने के बाद जो बहुत सारे जो प्रांत थे, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, वो क्या है हमारे देश के कंट्री के अंदर बन गए थे। अब
अलग अलग प्रांत बनने के बाद, सेवरल प्रिंसली बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब उसके अंदर क्या है, भारत को एक संघ का दर्जा दे दिया गया था। किसका? यूनियन ऑफ स्टेट का दर्जा। किसकी साइड से? कॉन्स्टिट्यूशन की साइड से। तो ऑल्दो इट डजंट यूज द वर्ल्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन। हालांकि उस समय क्या है बेटा, फेडरेशन वर्ड को यूज़ नहीं किया गया था, बट जो फेडरलिज्म के जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल्स थे, वो उसी के ऊपर बेस दिखाई दे रहा था। अब आगे देखिए बेटा क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर क्या है, जो हमारे भारत के अंदर जो सरकार थी उसे 2 लेवल के अंदर डिवाइड कर दिया गया। 2 लेवल के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन से लेवल थे? द यूनियन गवर्नमेंट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा गया था। यूनियन गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट कहा गया था बेटा। और सेकंड नाम क्या था? और सेकंड था स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट क्या था बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकंड था स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद क्या है, जो 3rd टियर आया सिस्टम का, वो उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया। 3rd सिस्टम में कौन कौन आए? पंचायत आई थी जो गांव से रिलेटेड होती हैं, और म्यूनिसिपैलिटीज़ आई थी जो नगरों से रिलेटेड होती हैं, शहरों से रिलेटेड होती हैं। तो इसे भी क्या है, इसको 3rd टियर के रूप में इसके अंदर ऐड कर दिया गया था। अब जो ये तीनों जो टियर्स थी उसके अंदर देखिए किस किस को, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर दी गई थी, किन किन पावर के ऊपर उन्हें कार्य करना था, तो वो इसके अंदर ऐड किया गया है। तो देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से सुनना। तो देखिए सबसे फर्स्ट आता है बेटा यूनियन लिस्ट। तो देखिए यूनियन लिस्ट के अंदर किन किन कार्यों को डाला गया था, किन किन फंक्शंस को डाला गया था। तो जो यूनियन थी वो किस किस मैटर के ऊपर कार्य डिस्कस कर सकती हैं। तो इसमें मेन सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। यानी कि जो बड़े बड़े जो मैटर थे वो सारे किसके पास चले गए थे? यूनियन के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए थे। इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती थी वो क्या है, किसके पास जाती थी? यूनियन गवर्नमेंट के पास जाती थी। यूनियन गवर्नमेंट इन सब, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे मैटर थे वो जो यूनियन गवर्नमेंट के पास जाते थे, उन्हें इन मैटर्स को ऊपर डिस्कस करना होता था। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको ध्यान से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पॉइंट है। इसके 3 पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। अब सेकंड पॉइंट आता है बेटा स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए स्टेट के पास कौन कौन से थे। अब जो स्टेट के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, ये किस किस मैटर के ऊपर डिस्कस कर सकते थे? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी कंट्रोवर्सी होती थी स्टेट के अंदर, किसी भी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम है या कोई नए डिसीजन लेने हैं, कुछ चेंजमेंट करने, तो वो सारे कौन करता है? इसके अंदर स्टेट, जो स्टेट की लिस्ट थी उसके अंदर ये सारे मैटर आते थे। ये किस में आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में। और जो 3rd बच गया है बेटा, 3rd पॉइंट था स्टेट लिस्ट के बाद 3rd पॉइंट आता है बेटा जिसे कॉन्करेंट लिस्ट बोला गया था। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर देखिए बेटा, इसमें बेटा शो नहीं हो रहा है, चलिए मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इसके अंदर दिखा नहीं दे बेटा, ये एक पेज इसमें बीच में, द स्टेट गवर्नमेंट्स, एक मिनट बेटा वेट, तो देखिए 3rd पॉइंट है बेटा, इसके अंदर इसमें शो नहीं हो रहा है। 3rd मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। तो 3rd पॉइंट के अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है। जो 3rd पॉइंट है उसके अंदर है कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर क्या क्या मैटर आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं बेटा जिसके ऊपर गवर्नमेंट, मतलब देखिए जो सबसे फर्स्ट था यूनियन लिस्ट, उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता था। सेकंड आता है स्टेट लिस्ट, उसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का। 3rd आता है कॉन्करेंट लिस्ट, इसके ऊपर जो इसमें जो सब्जेक्ट्स आते थे, जो मैटर आते थे, वो क्या है, उसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कार्य करते। तो उसके अंदर देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसके अंदर आती है बेटा एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। इस प्रकार के अगर कोई भी मैटर आता है तो उसके ऊपर क्या है, यूनियन और स्टेट, इन दोनों गवर्नमेंट को मिलकर सारे कार्य करने होते थे। ये दोनों ही मिलकर इसके ऊपर कार्य करते थे।
ये रहा देखिए बेटा, ये दिखा रखा, फॉरेस्ट ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। इनके ऊपर क्या है, बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इनके ऊपर कार्य करते थे। अब बेटा देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो इनके अंदर नहीं आए हैं, मतलब इन बहुत सारे मैटर होते हैं बेटा। देखिए कंट्रोवर्सी के अगर मतलब देश के अंदर बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो जो मैटर्स इन तीनों ही लिस्ट के अंदर नहीं आए हैं, उन मैटर्स को कहाँ डाल दिया गया था, उन्हें किसके पास, जो यूनियन लिस्ट थी उसके अंदर डाल दिया गया था। यानी कि इससे इनके अलावा जो मैटर बच गए हैं उनके ऊपर कौन डिस्कस, वहाँ पे उन पर डिस्कशन किसके द्वारा होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही उनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। ये रहेगी यूनियन गवर्नमेंट। ओके, आगे अब देखिए नेक्स्ट आता है बेटा, ये तीनों इसमें अलग अलग बताए गए हैं कि किसके हाथ में कौन सी पावर थी, किसको किस मैटर के ऊपर कार्य करना था। तो इस प्रकार से अब जो हमारे इंडिया के अंदर क्या है, होल्डिंग टुगेदर की जो नीति है, हमने अभी डिस्कस किया था होल्डिंग टुगेदर। तो इसके अंदर क्या है, सबको अपने अपने कार्य दिए गए हैं, सब अपने अपने तरीके से कार्य को कर रहे हैं। तो कुछ स्टेट ऐसे भी थे जैसे आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो इनके अंदर क्या बताया गया है, इन स्टेट्स के अंदर provisions exist of some other states of India as well. So there are some units of Indian Union which enjoy very little power. अब कुछ यूनिट्स इंडियन यूनियन के अंदर ऐसे भी जो जिनके पास बहुत ही कम पावर थी। These are areas which are too small to become an independent state. और ये क्या एरिया के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ही छोटे छोटे जो स्टेट थे उनके अंदर क्या है, विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, इन्हें क्या है यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। जिन्हें क्या है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास क्या है, उनकी अपनी पावर होती थी। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ अ स्टेट। इन टेरिटरीज के पास स्टेट की तरह पावर नहीं होती थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही इनको चलाने के लिए पावर होती है। ओके, इनके पास क्या है, स्टेट की तरह अलग से पावर नहीं होती है। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो यूनियन टेरिटरीज कहलाती हैं। तो इस प्रकार से दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारा स्ट्रक्चर किसमें तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसे तैयार किया गया। एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और बहुत सरल कार्य नहीं है कि इसके अंदर कुछ चेंजमेंट किया जाए। पार्लियामेंट कांट ओनली its own change this arrangement. Any change to it has to first pass both. अगर इसके अंदर कुछ चेंज करना है तो क्या वो अकेला संसद नहीं कर सकता, अकेला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, संविधान नहीं कर सकता। इसके लिए उसे क्या है, अकेला पार्लियामेंट भी नहीं कर सकता। उसके लिए क्या है, दोनों जो बोथ हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, उसके अंदर ये मैटर जाता है विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। उसे क्या है, 2/3 मेजोरिटी उसके अंदर मिलनी चाहिए। एंड देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। और उस स्टेट की जो कम से कम हाफ जो लेजिस्लेचर्स है, मतलब उनकी साइड से उसे क्या है, सहमति मिलनी चाहिए, तभी उसके अंदर कुछ चेंजमेंट किया जा सकता है। मतलब चेंज करना बेटा इतना आसान नहीं है कि हमने सोचा और हमने उसको चेंज कर दिया, नहीं। उसके लिए क्या है, बहुत सारे लेवल से होकर गुजरना पड़ता है, तब उसके अंदर कुछ चेंजमेंट किया जा सकता है। तो ये बताया गया बेटा कि जो भारत के अंदर जो फेडरलिज्म है वो किस प्रकार से कार्य करता है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ओके बेटा, ये आपका इसके अंदर ये आपके जो इंडिया की जो फेडरलिज्म है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो देखिए बेटा, ये आपकी हाफ जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।